मैं नीता कानूनगो। आज अपन बेसिक पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 5 पढ़ेंगे। कल हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा सा स्टडी किया था, जिसमें हमने ट्रांजिशन मेटल आयंस के डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर को स्टडी किया था, जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बाय गॉवीज मेथड से स्टडी करेंगे। गॉवीज मेथड क्या है, इसको अपन शॉर्ट में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए ये गॉवीज मेथड यूज़ किया जाता है। इस मेथड में क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइड में लगे हुए होते हैं, और उसके बीच में एक गॉवीज ट्यूब, एक स्पेशल कांच की ट्यूब बनी हुई थी। उस गॉवीज ट्यूब में हमें जिस सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है उसको हम भर लेते हैं। और जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि उसको है ट्यूब को हम एक वायर के थ्रू उस पर अटैच कर देते हैं और इलेक्ट्रिक से जोड़ दिया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्क करने शुरू कर देता है और बैलेंस से जुड़ी हुई होती है। इसमें क्या होता है कि जब हम पहले हमने गॉवीज ट्यूब का जब सब्सटेंस भरा तो हमने इसमें इसका वेट ले लिया। वो वेट हो गया जब कि सब्सटेंस में हमने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास नहीं करी थी। अब इसको हम 4 to 5 आवर्स तक इसके बीच में लटका कर छोड़ दिए जाते हैं, और उसके बाद हम अगेन वेट लेते हैं। तो हमारे पास वेट क्या आ गया, वो आ गया जब हमने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर। तो हम देखते हैं कि यदि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कम हो जाती है तो ये इंडिकेट करता है कि वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक, मैंने जैसे अपन ने कल प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को वो रिपेल करती हैं तो कुछ ना कुछ उसमें लॉस होता है, और उसके कारण उसके मैग्नेटिक मोमेंट के बाहर में थोड़ी कमी आ जाती है। और दूसरा, यदि वेट बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने के कारण भार में वृद्धि हो जाती है। इस तरह से गॉवीज मेथड में वेट डिक्रीज़ होता है और यह इंक्रीज़ होता है। ये रिसर्च में बहुत काम आता है। रिसर्च में क्या, हमें सब्सटेंस पदार्थ बनाया, उसका अननोन पदार्थ का हमें मैग्नेटिक मोमेंट पता नहीं होता है, तो उस अननोन पदार्थ का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर हमें पता नहीं होती है। तो उसको पता करने के लिए कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बना रहा है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बना रहा है, ये मेथड बहुत हेल्पफुल होता है, और हम इससे पता कर सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब आता है कि इसके थ्रू हम जब ट्रांजिशन मेटल आयंस में ये कहा जाता है कि हमने दो मूवमेंट की बात करी थी, ऑर्बिटल मूवमेंट और स्पिन मूवमेंट। तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हुआ, ऑर्बिटल मूवमेंट प्लस स्पिन मूवमेंट। पर ट्रांजिशन मेटल आयंस में चूँकि यहाँ पर डी ब्लॉक केवल फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज़ की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें कि ऑर्बिटल मूवमेंट को नेग्लिजिबल मानते हैं। ऑर्बिटल मूवमेंट को नेग्लिजिबल मानते हुए हम केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर इसके मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड करता है, और इसके लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट फार्मूला है, हम इसको स्पिन ऑनली फार्मूला भी कहते हैं। और स्पिन ऑनली फार्मूला जो है वो है µs √n n+2। यहाँ पर n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले के थ्रू हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है। अब हम लेंगे कि इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट। अब आप इस टेबल देखिए, जिस टेबल में दिखाया गया है कि हमने यहाँ पर स्कैंडियम +3 से लेके जिंक +2 के सारे एलिमेंट्स लिए हैं, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर लिखी हुई है, और उसका सामने उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है 3d0 3d1 3d2 3d3, इस तरह से 3d4 3d5, और साथ में मैंने डी कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा है, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। तो ये फॉर्मूला जो अपन ने देखा था √µs √n n+2, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 1 2 3 4 5 है, और फॉर्मूले में फीड करने के बाद अपन देख रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू आ जाती है, जो 0 के लिए 0 है, 1 के लिए 1.73 है, 2 के लिए 2.84 है, 3 के लिए 3.87 है, 4 के लिए 4.490 है, एंड 5 के लिए 5.92 है। और अगेन रिपीट कम होता जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, 4 3 2 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं और मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कम होती जा रही है।
इन वैल्यूज़ को देख के अपन देखते हैं कि ये दोनों वैल्यू को अपन देखें जो कैलकुलेटेड और प्रैक्टिकली अपन ने निकाली है, ये दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर आ रही है। पर कुछ जगह थोड़ा सा अंतर है, जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आ रही है, तो वो थोड़ा ज़्यादा आ रही है तो वहाँ हम ये कह सकते हैं कि ऑर्बिटल मोमेंट पूरा नेग्लिजिबल नहीं हुआ है, जिसके कारण वो वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आ रही है। और कम आ रही है, वो कम जो आती है वो आती है K4Fe, जिसमें आयरन में अपन देखते हैं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए 4.90, पर उसका मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक होने के कारण उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। तो ये केवल इसलिए है कि आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि जब अपन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमें कई बार स्ट्रक्चर में जब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ स्ट्रक्चर में हम नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे स्ट्रक्चर में क्या आना चाहिए वो भी हमें कई बार पता चलता है। आप इस वैल्यू को ध्यान देखें तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, और हम अनपेयर्ड जो वैल्यू देखें उसके पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटा देते हैं तो भी हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो इससे हमें याद करने में बहुत इजी रहेगा कि 1, 2, 3, 4, 5 मैग्नेटिक मूवमेंट है। हमें किसी क्वेश्चन में दे दिया गया कि किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 है, हमें नहीं ध्यान है, पर यदि 1 से हम देखें तो 1 है तो इसका मतलब उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 1 है। किसी का यदि कहा जाए कि मैग्नेटिक मूवमेंट 5.90 है तो 5.90 का हमें इंडिकेट करा है कि उसमें नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। तो ये इस सारणी से हमें बहुत इजीली पता चलता है, बहुत हेल्पफुल है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए और मैग्नेटिक मोमेंट पता करने के लिए कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ये भी हम इजीली इसमें पता कर सकते हैं। थैंक यू।